और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं ग्लोबल बिजनेस फोरम में, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। नर्व सेंटर यानी न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में आप सभी दिग्गजों के बीच आना मेरे लिए हर्ष का विषय है। ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम ने मुझे भारत की भावनाओं और संभावनाओं पर, भारत की अपेक्षाओं और उम्मीदों पर, भारत की ग्रोथ स्टोरी और भारत के फ्यूचर डायरेक्शन पर अपनी बात रखने के लिए अवसर दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, आज आप भारत में फिर उस सरकार को देख रहे हैं जो अपने 5 साल के काम को लेकर जनता के बीच गई और पहले से ज्यादा संख्या लेकर के जनता ने फिर से उसको सेवा का अवसर दिया। आप लोग अपनी बातचीत में अक्सर बिजनेस सेंटीमेंट की बात करते हैं। इस चुनाव में 130 करोड़ भारतीयों ने अपना सेंटीमेंट ही नहीं जताया, बल्कि जजमेंट भी दिया है कि विकास ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और यहां बैठे बिजनेस लीडर समझ सकते हैं कि विकास के पक्ष में यह सबल मैंडेट वास्तव में भारत में नए अवसरों का एक प्रकार से ऐलान है। आज भारत की जनता उस सरकार के साथ खड़ी है जो बिजनेस एनवायरनमेंट सुधारने के लिए बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने में पीछे नहीं रहती। आज भारत में एक ऐसी सरकार है जो बिजनेस वर्ल्ड का सम्मान करती है, वेल्थ क्रिएशन का सम्मान करती है। साथियों, आपकी जानकारी में होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने कॉरपोरेट टैक्स में भारी कमी करने का फैसला लिया है। ये निवेश के स्तर से बहुत क्रांतिकारी कदम है और इस फैसले के बाद मेरी बिजनेस वर्ल्ड में के जितने भी लोगों से बात हुई, जिनसे भी मुलाकात हुई, वो इसे बहुत ही ऐतिहासिक कदम मानते हैं। इस दौरान निवेश बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कई फैसलों का ऐलान सरकार द्वारा किया गया है। हमने नई सरकार बनने के बाद अभी 50 से ज्यादा ऐसे पुराने कानूनों को भी समाप्त कर दिया है जो विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मैं आपको फिर याद दिला दूं, हमारी नई सरकार को अभी 3-4 महीने से ज्यादा समय नहीं हुआ है। आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी लंबा समय आगे बाकी है। इस सफर में भारत के साथ पार्टनरशिप करने के लिए ये पूरे विश्व के बिजनेस वर्ल्ड के लिए सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, टुडे India is in a unique position where our rapid growth enables us to cater to diverse demand. Our people are rapidly defeating poverty, moving up the economic ladder with increasing purchasing power. Thus, if you want to invest in a market where there is a scale, come to India. Our middle class is a huge segment of people who are aspirational and has a global outlook. Thus, if you want to invest in a market
where the latest trend and futures are appreciated, come to India. Our youth are one of the largest users of the app economy. From food to transport, and from movies to hyper-local delivery, startups are acing everything. Thus, if you want to invest in startups with a huge market, come to India. Our infrastructure creation is expanding at a fast pace, from highways to metros, from railways to ports, from airports to logistics. Each sector is seeing massive investment and tremendous potential. Thus, if you want to invest in one of the world's largest infrastructure ecosystem, come to India. We are rapidly modernizing our cities and equipping them with latest technology and citizen-friendly infrastructure. Thus, if you want to invest in urbanization, come to India. We have opened our defense sector like never before. If you want to make in India, for India, and for the world, come to India. We are building tens of millions of homes for the poor and middle classes. This is perhaps the largest housing effort in the world. Thus, to invest in reality, come to India. साथियों, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज जितना हमारी सरकार निवेश कर रही है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। अब हम आने वाले वर्षों में 100 लाख करोड़ यानी लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा भारत के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लीप का रोड मैप जमीन पर उतर चुका है। अब भारत ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का। साथियों, जब 2014 में हम सरकार में आए थे, तो देश की इकोनॉमी करीब करीब 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी। बीते 5 वर्षों में हमने इसमें लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर जोड़ दिया और अब हम कमर कसकर 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, करेज भी है और कंडीशंस भी हमारे साथ है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी के 4 अहम फैक्टर हैं जो एक साथ दुनिया में मिलने वाली शायद ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कॉम्बिनेशन है। ये 4 फैक्टर हैं: डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड एंड डिसिसिवनेस। अगर मैं पहले फैक्टर की बात करूं, तो भारत में ऐसा मौका, ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कई दशकों के बाद आई है। जब डेमोक्रेसी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल हो, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, तो इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी, सिक्योरिटी और ग्रोथ का भरोसा अपने आप मिलता है। फ्रेंड्स, इस ग्रोथ को बल मिलता है भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड से।
यंग और एनर्जेटिक टैलेंट पूल से भारत आज दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग एजुकेशन बेस और सबसे मजबूत R&D फैसिलिटीज वाले देशों में से एक है। इनोवेशन को लेकर जो एनकरेजमेंट भारत के युवाओं को मिल रहा है, उसके कारण अमेरिका और चीन के बाद भारत यूनिकॉर्न्स के मामले में तीसरे नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है। फ्रेंड्स, तीसरा डिमांड का फैक्टर है। जैसे जैसे भारत की बड़ी आबादी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ रही है। उदाहरण के लिए पिछले कुछ वर्षों से एयर पैसेंजर्स ट्रैफिक की ग्रोथ डबल डिजिट में है, जिसके चलते आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड के साथ ही आज जो बात भारत को विशेष बनाती है वो है डिसिसिवनेस। एक डाइवर्स और फेडरल डेमोक्रेसी होने के बावजूद बीते 5 वर्ष में पूरे भारत के लिए सीमलेस, इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट व्यवस्थाएं तैयार करने पर बल दिया गया है। जहां पहले भारत में टैक्स का जाल था, वहीं अब जीएसटी के रूप में एक ही इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम पूरे देश के बिजनेस कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। आईपीआर एवं ट्रेडमार्क की रिजिम को मजबूत बनाने के लिए ही हमने काफी काम किया है। इसी तरह इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से निपटने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बनाया। टैक्स से जुड़े कानूनों और इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर टैक्स को ग्लोबल टैक्स रिजिम के बराबर लाने के लिए हम जरूरी सुधार निरंतर करते रहेंगे। टैक्स रिफॉर्म्स के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन में भारत में बहुत कम समय में हुआ है। करीब 370 मिलियन लोगों को 370 मिलियन लोगों को बीते 4-5 साल में बैंकिंग से पहली बार जोड़ा गया है। आज भारत के करीब करीब हर नागरिक के पास यूनिक आईडी है, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट है, जिसके कारण टारगेटेड सर्विस डिलीवरी में तेजी आई, लीकेज बंद हुई और ट्रांसपेरेंसी कई गुना बढ़ी है। फ्रेंड्स, न्यू इंडिया में हमने डीरेगुलेशन, डी लाइसेंसिंग और डी बॉटलनेकिंग की मुहिम चलाई है। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण हर ग्लोबल रैंकिंग में भारत निरंतर बेहतर प्रदर्शन करता जा रहा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 रैंक का जंप, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 13 अंक का उछाल, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 24 नंबर का सुधार और सबसे अहम वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 65 रैंक का सुधार अभूतपूर्व है, असाधारण है। और साथियों, आप सभी ये भी भली भांति जानते हैं कि ये रैंकिंग ऐसे ही नहीं सुधरती। हमने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर व्यवस्थाओं में सुधार किया है, नियमों को आसान बनाया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले बिजली कनेक्शन लेने के लिए उद्योगों को कई साल लग जाते थे। अब कुछ दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन मिलने लगा है। इसी तरह
कंपनी रजिस्ट्रेशन करने में पहले कई हफ्ते लग जाते थे, अब कुछ ही घंटों में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बीते 5 वर्ष में क्या परिवर्तन आया, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। बीते 5 सालों में भारत में 286 बिलियन एफडीआई हुआ है। ये बीते 20 साल में भारत के टोटल एफडीआई फ्लो का आधा है, 50% है। अमेरिका ने भी जितना एफडीआई बीते दशकों में भारत में किया है, उसका 50% सिर्फ पिछले 4 साल में हुआ है। और ये तब है जब पूरी दुनिया में एफडीआई इनफ्लो लेवल लगातार कम हो रहा है। इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि करीब 90% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से हुआ है और 40% ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है। यदि आज इन्वेस्टर का भारत पर भरोसा बढ़ा है और वो लंबे समय के लिए आ रहा है। फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग की अपनी रिपोर्ट में भी भारत में आ रहे बदलाव की गवाह है। ब्लूमबर्ग के नेशन ब्रांड ट्रैकर 2018 सर्वे में भारत को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एशिया में पहला नंबर दिया गया है। 10 में से 7 इंडिकेटर्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, करेंसी स्टेबिलिटी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एंटी करप्शन, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और रिस्पेक्ट फॉर आईपीआर, इन सब में भारत नंबर 1 पे रहा है। बाकी इंडिकेटर्स में भी हम काफी ऊपर हैं। फ्रेंड्स, योर डिजायर्स एंड आवर ड्रीम्स मैच परफेक्टली। योर टेक्नोलॉजी एंड आवर टैलेंट can change the world. Your scale and our skills can speed up global economic growth. Your rational ways and our human values can show the path which the world is looking for. And if there is any gap anywhere, I will personally act as a bridge. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. पीछे नहीं रहती। बिजनेस एनवायरनमेंट सुधारने के लिए बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने में पीछे नहीं रहती। आजम नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जहां पर आप सुन सकते हैं कि वज़ीर आज़म मोदी ने बताया कि हमने जो कायदे कानून है उनको आसान किया है और कसीर तादाद में लोगों को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बड़े और सख्त फैसले लेने में हम हिचकते नहीं हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने इस स्पीच में कहा है। और साथ ही आपको बता दें कि टैक्स का जाल हटाकर हमने एक जीएसटी लगाया है और नियमों को और कायदे कानून को आसान बनाया है। साथ ही बैंकिंग सर्विसेज से लोगों को एक साथ जोड़ा है। जाहिर सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरीके से 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात निकलकर सामने आई है, वो इस दौरान अपनी स्पीच में वज़ीर आज़म मोदी ने कही और कहा कि हम बड़े और सख्त फैसले लेने में हिचकते नहीं हैं। भारत की जो लाइफस्टाइल है वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम लोग सिद्धांततः इस बात को मानने वाले लोग हैं कि पृथ्वी हमारी माता है और हमें उसका एक्सप्लॉइटेशन करने का अधिकार नहीं है। हमें सिर्फ मिल्किंग का ही अधिकार है, दोहन का अधिकार है। भारत मूलतः उस चिंतन से जुड़ा हुआ है जहां नीड समझ सकते हैं, ग्रीड का कोई
उपाय नहीं है। तो ये मूलभूत तत्वज्ञान है और मैं मानता हूं कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के इस चैलेंज को सरकारें बाकी व्यवस्थाओं से ज्यादा नागरिक की बिहेवियर ही इस परिस्थिति से दुनिया को बाहर ला सकती है। और इसलिए ह्यूमन बिहेवियर को हमें नेचर के साथ जोड़ करके चलने की आदत बनानी पड़ेगी। दूसरी बात है, भारत ने तय किया है, हमने पहले लक्ष्य तय किया था 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने का। मुझे आज खुशी है कि समय से बहुत आगे हम चल रहे हैं और करीब करीब 120 गीगावाट का काम हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और कल मैं जब यूएन में बोल रहा था तो मैंने अपने लिए एक नया टारगेट तय किया है 450 गीगावाट का, और निकट भविष्य में हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जाएंगे। इसको करने के लिए हमने एक तो पॉलिसी इनिशिएटिव लिए हैं, दूसरा इंसेंटिव्स दिए हैं, तीसरा हमारी कोशिश है कि इसके लिए जो आवश्यक संभावना है उसको बल दिया जाए। हमारे सामने एक चुनौती अभी भी है और वो है न्यूक्लियर एनर्जी की, क्योंकि हम एनर्जी के मेंबर न होने के कारण हमें जो फ्यूल की सप्लाई की सुविधा रहनी चाहिए वो नहीं रहती है। अगर हमारा वो सॉल्यूशन हो जाता है तो शायद हम दुनिया में एक मॉडल के रूप में इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। लेकिन क्लाइमेट के विषय के साथ एक दूसरा विषय जुड़ा हुआ है जिसकी तरफ ध्यान अभी गया नहीं है, वो है पानी, वाटर। भारत ने अभी जल जीवन मिशन का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग, रीयूज, उन चीज़ों पर बल देकर के पूरे देश में एक बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि हम आवश्यकता के अनुसार हमारी नदियों को पुनर्जीवित करें, हमारे नदियों का ग्रिड कैसे करें उस पर हम बढ़ें। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया है और देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्करेज करने के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया है। ये 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम हम सफलतापूर्वक करें। यानी हम क्लाइमेट को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के अनेक क्षेत्रों पर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। You talked about plastic, water, renewables. Do you have any expectations of reducing the amount of coal that is burnt in India? ये बात सही है कि दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा कोल रिजर्व भारत में है। भारत जैसे गरीब देश में उसको हम नकार नहीं सकेंगे, लेकिन उसका उपाय है, एक, माइनिंग की पद्धति को बदलना और अंडरग्राउंड माइनिंग करना ताकि उसके कारण वे एनवायरनमेंट को नुकसान न करें। दूसरा सबसे बड़ा अच्छा उपाय है कोल गैसिफिकेशन का। कोल गैसिफिकेशन से क्लीन एनर्जी उपलब्ध होती है और हम दुनिया को इनवाइट करते हैं टेक्नोलॉजी लेकर के आने की, ताकि हम कोल गैसिफिकेशन करके उस गैस के द्वारा, चाहे मोबिलिटी हो चाहे एनर्जी हो, हम उसको उपयोग करना चाहते हैं। तो हम भारत के पास ये जो संपत्ति उसको नकारते तो नहीं है, लेकिन हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली उसको कैसे उपयोग करें उस पर हम बल दे रहे हैं। Let's change the subject and talk about the economy. India's economic growth is one of the great success stories of the century. Last month you said that India could have a $5 trillion economy in 5 years. How do you plan to reach that target, and will it require additional economic reforms or steps to boost foreign investments? मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आज दुनिया में कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं कर सकता है। हम उस इंटरडिपेंडेंट
एरा से गुजर रहे हैं। हमने ग्लोबल बेंचमार्किंग से ही चलना पड़ेगा। तो पहला काम है मुझे मेरे कानून, नियम, व्यवस्थाएं, गवर्नेंस, एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें हमें ग्लोबल बेंचमार्क से जोड़नी पड़ेगी ताकि दुनिया को वो सरलता भी रहे और विश्वास भी पैदा हो। तो उसके लिए जो कानूनों में सुधार करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, कई नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। दूसरा, इन्वेस्टर्स के लिए सेफ्टी है, उसको उसका रिटर्न मिलना चाहिए। और मैं मानता हूँ भारत की दो चीज़ें दुनिया से हमें अलग करती हैं, एक डेमोक्रेसी और दूसरी हमारी जुडिशियल सिस्टम, और वो भी अंग्रेजी में। उसके कारण कोई भी इन्वेस्टर अगर कोई डिस्प्यूट का मामला बनता है तो ये दो चीज़ें उसको कॉन्फिडेंस देती हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, परफेक्ट जुडिशियल सिस्टम है, और अंग्रेजी होने के कारण वो इंटरप्रिटेशन के प्रॉब्लम नहीं होते हैं। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति या ब्रिटेन में बैठा हुआ व्यक्ति, उसका इंटरप्रिटेशन वही करता है जो हिंदुस्तान वाला करता है। तो लैंग्वेज एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल कर रही है। तो ये गिवन सिचुएशन हमारे अनुकूल है। दूसरा, हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ले जाना चाहते हैं। हम नए एयरपोर्ट्स बनाना चाहते हैं, हम नई रेलवे लाइन की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहते हैं, हम हमारे रोड्स को करना चाहते हैं, हम हमारे हर परिवार को घर देना चाहते हैं। यानी एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर एक हमारी प्रायोरिटी क्षेत्र है। दूसरा है वैल्यू एडिशन। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बहुत बड़ी मात्रा में फूड प्रोसेसिंग की तरफ जाना चाहते हैं, और हम भारत अगर कोशिश करें तो एक प्रकार से फूड बास्केट बन सकता है। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बल देना चाहते हैं, और उसके कारण दुनिया का एक जो बहुत बड़ा मार्केट होलिस्टिक हेल्थ केयर का है, उसके लिए हम अनेक व्यवस्था कर सकते हैं। भारत में हेल्थ सेक्टर में बहुत सुविधाएं हैं। हमने अभी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम शुरू की है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा लोगों को हम भारत में आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एश्योरेंस दे रहे हैं। इसका मतलब कि मुझे मेरे देश में 2000 नए आधुनिक हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर की और हॉस्पिटल निर्माण की संभावनाएं पैदा हुई हैं, जिसमें रेस्ट एश्योर्ड इनकम है क्योंकि गवर्नमेंट पेमेंट देने वाली है। तो अपने आप में हेल्थ सेक्टर में भी बहुत बड़ी सुविधा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो, हम डिजिटल इंडिया की ओर जा रहे हैं। हमारे यहाँ 600,000 विलेजेज में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और डिजिटल इंडिया की मेरी मूवमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट की संभावना वाला है। हम स्टार्टअप को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। आज हम स्टार्टअप इकोसिस्टम में नंबर 3 पे हैं, लेकिन हम उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ यूथ के लिए भी बहुत सारी संभावना है। ये सारे जो हमारे इनिशिएटिव हैं, उस इनिशिएटिव का परिणाम है कि हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और हमारा 5 साल का अनुभव है कि हम 2 से 3-5 साल में चले गए, तो 5 जाना मुझे जरा भी कठिन नहीं लगता है, और हम बहुत निश्चित समय में 5 भी पहुंच जाएंगे। In spite of all of the new technology that keeps getting introduced around the world, the real key to economic growth is still the workforce. And you have a very young workforce. Half the population is under the age of 25, and that presents real challenges in terms of skill sets and job education. Especially as the economy around the world rewards more education and high-skilled workers, how is your administration going to tackle education changes in technology, and how can the private sector really help you get it done? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आपने स्पर्श किया है कि भारत का एक सबसे बड़ा फायदा है, हमारे पास यंग टैलेंट है। इनोवेशन पे हम बल दे रहे हैं। हमने प्राइमरी स्कूल लेवल से अटल टिंकरिंग लैब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। हम इनोवेशन को प्रमोशन देना चाहते हैं। हम इंक्यूबेशन सेंटर्स का एक पूरा जाल बिठाना चाहते हैं, ताकि दुनिया कहीं रुकने वाली नहीं है। दुनिया नए नए आविष्कारों के साथ, और शायद पिछले 300 साल में जितने आविष्कार हुए होंगे उससे ज़्यादा पिछले 60 साल में हुए हैं।
और आने वाले दिनों में शायद उससे भी ज़्यादा तेज़ी से होने वाले हैं। तो उसके लिए ग्राउंड तैयार करना और टैलेंट का उपयोग रिक्वायरमेंट के अनुसार करना, तो एक तो हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना चाहते हैं। दूसरा, धीरे धीरे दुनिया में डिग्री से ज़्यादा स्किल का महत्व बढ़ता चला जाएगा। आपके पास एबिलिटी कितनी है उस पर बल जाएगा, और इसलिए हमने भारत में हर लेवल पर स्किल डेवलपमेंट के अंदर बल दिया। जो ग्लोबल वर्कफोर्स की ज़रूरत है, उस ग्लोबल वर्कफोर्स को ध्यान में रखते हुए अगर भारत के पास युवा धन है, अगर युवा धन दुनिया के काम आ सकता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट हम चाहते हैं, जैसे अभी हमारा जापान के साथ चल रहा है, तो जापान के जिस प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, उसी प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना, उनको ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेजना, उनके द्वारा हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन चालू करना, तो हमने एक अच्छा मॉडल डेवलप किया है। आने वाले दिनों में दुनिया को जिस प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है, उसकी रिक्वायर के अनुसार ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना, स्किल डेवलपमेंट करना, उस पर हम बल दे रहे हैं। तीसरी बात, ऑटोमेशन पे दुनिया जा रही है, लेकिन मैं मानता हूँ दुनिया बदलने के बावजूद भी नए नए जॉब क्रिएशन की संभावनाएं रहती हैं। तो नए नए जॉब क्रिएशन को अभी से विजुलाइज करना और अकॉर्डिंग टू दैट हमारे सिलेबस को बदलना, इस दिशा में काम। दूसरी एक समस्या जो है, जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव, मैंने कल यूएन में भी उसका उल्लेख किया था और शायद आपके इंटरेस्ट का विषय है, और मैं चाहूँगा कि ब्लूमबर्ग इसमें हमारे साथ जुड़ करके मदद कर सकता है। हमने देखा है कि इन दिनों क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत बड़ी मात्रा में डिजास्टर हम आए दिन सुनते रहते हैं। ऐसे में डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने बल देना पड़ेगा। दुनिया का एक सर्वे कहता है कि जब बड़े डिजास्टर होते हैं तो 60 से 70% एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। तो डिजास्टर रेजिलिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए इसका मतलब कि सिलेबस बदलने पड़ेंगे, हमने मटेरियल नए लाने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी नई लानी पड़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो नए संकट आ रहे हैं, उस संकट को निपटने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी। ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक मार्केट बनने वाला है, बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी बनने वाली है। हमने इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन को जन्म देने का तय किया है। कल मैंने यूएन में घोषणा की है, और जैसे हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू किया, वैसा ही डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दिशा में एक होलिस्टिक व्यू, मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा यूथ के सामने हम चैलेंज के रूप में काम देने वाले हैं। In a world where social media seems to talk about everything that's going wrong, and we know there are a lot of things going right. We've reduced global poverty by 50% in the last 3 decades. How do you and other leaders get a good message out when the press really says that's not what people want to hear? They want to hear sensationalism and failure and all the bad things, and we know that's not true. What should a leader do today? It's a different world. आप स्वयं मीडिया की दुनिया से जुड़े हुए हैं, और आप जब ये सवाल पूछते हैं पहली बात है, मैं भारत के संदर्भ में कह सकता हूं, मैं और जगह पर नहीं कह सकता हूं। हमारे देश में बहुत पहले एक घटना हुई थी। कांधार में हमारा एक विमान हाईजैक हुआ था, और उसमें करीब सैकड़ों की तादाद में हमारे पैसेंजर्स थे। टेररिस्टों ने उनको बैन में रखा हुआ था, लेकिन उस समय नया नया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, टीवी था, और उन्होंने जो परेशान हुए जो नागरिक थे, उनकी कथाओं को इतना फ्लेयरअप कर दिया कि वहाँ जो टेररिस्ट बैठे थे उनका हौसला बढ़ गया। उनको लगने लगा कि देखिए हिंदुस्तान में तो सरकार के ऊपर इतना दबाव है कि अब टेररिस्ट जो क्या चाहेंगे वो हो जाएगा। तो मुझे बराबर याद है कि भारत के टीवी वालों ने खुद ने एक मीटिंग किया था और आत्मनिरीक्षण किया था कि हमने कितनी गलतियां की, हमने इन गलतियों को कैसे सुधारना, और मुझे वो एक अच्छा इनिशिएटिव लगा था। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ ये चीज़ें हट गई हैं, क्योंकि कंपटीशन है, और ऐसी कंपटीशन में
जल्दी न्यूज़ देना, गर्मा-गर्म न्यूज़ देना, जरा तीखे तमतमते न्यूज़ देना, ये एक कंपटीशन का युग हो गया है। तो वहाँ क्या सुधार होगा कि नहीं होगा कहना कठिन है। सोशल मीडिया ने एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी ताकत दी है। आज कोई भी खबर कोई भी व्यक्ति पहुंचा सकता है। तो एक प्रकार से डेमोक्रेसी का एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट सोशल मीडिया के रूप में मैं देख रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य से ऑर्गेनाइज वे में नेगेटिव चीज़ों को प्रचारित करने का प्रयास हो रहा है। अच्छा है कि कुछ मीडिया ने डेली 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा फेक न्यूज़ को उजागर करने के कार्यक्रम शुरू किए हैं। धीरे धीरे रेगुलर मीडिया, सोशल मीडिया, फेक न्यूज़ से क्या क्या नुकसान हो रहा है उस पर अगर बल देंगे तो मैं समझता हूँ स्थिति सुधरेगी। दूसरा, फॉरवर्ड करने की जो फैशन है, मुझे लगता है टेक्नोलॉजिकली कोई सॉल्यूशन लाना पड़ेगा कि जिसमें कोई न्यूज़ आता है तो वेरिफिकेशन की कोई संभावना बने, तब जाकर के हम रोक पाते हैं। लेकिन मैं खुद सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हूँ, बहुत सालों से एक्टिव हूँ और मुझे उसके बेनिफिट भी मिले हैं। मैं देख रहा हूँ कि दूर सुदूर गांव में कोई छोटी भी घटना मुझे सोशल मीडिया से पता चलती है तो मैं गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन में लाता हूँ। मुझे बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं एक्शन में। तो गुड गवर्नेंस के लिए जो नीचे से इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, उसके लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। और मैं मानता हूँ अगर सेंसिटिव गवर्नमेंट्स हो, गुड गवर्नेंस का मोटो हो, तो इंफॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया एक बेस्ट टूल है। और उसी प्रकार से जैसे मेरे यहाँ बाढ़ आई तो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू, व्हेन आई वाज इन गुजरात, मेरे यहाँ एक नदी है मही नदी, वहाँ 5 साल में एक बार बाढ़ आती है। लेकिन एक साल में 5 बार बाढ़ आई और गवर्नमेंट मशीनरी भी थक जाए। लेकिन मेरे पास सोशल मीडिया का नेटवर्क था तो मैं मैसेजिंग करता था। तब तो लैंग्वेज में हमारे मैसेजिंग की सुविधा उतनी नहीं थी, तो मैं रोमन लिपि में ही गुजराती मैसेज देखता था। और आप हैरान हो जाएंगे कि 1 साल में 5 बार बाढ़ आई, एक भी पशु नहीं मरा, एक भी नागरिक नहीं मरा। प्रॉपर्टी का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन हम लोगों को बचा पाए, एंड दैट वाज जस्ट विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क। इसलिए मैं मानता हूं कि गुड गवर्नेंस के लिए सोशल मीडिया को पॉजिटिव भी उपयोग किया जा सकता है। तो अगर एक नेता के रूप में आप कहते हैं कि एक सरकार के मुखिया के रूप में कहते हैं, तो मैं सोशल मीडिया को गुड गवर्नेंस का एक अच्छा हथियार के रूप में उपयोग करने के पक्ष में हूं और मैं उसकी काफी कोशिश कर रहा हूं। Well, Mr. Prime Minister, our scheduler keeps flashing us a message saying we're out of time, but I wanted to thank you for generously giving us your time. American-Indian relations, I hope, will continue to improve. You've just been re-elected. Use your time in office wisely. We need a strong India. And I wanted to thank you on behalf of the American people for all of the people of Indian extraction who've come here and changed our business and culture and technology. We have a great relationship and we want to make that better. So thank you very much. मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मुझे आपके बीच आने का मौका मिला। लेकिन मैं फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूँ, अब हिंदुस्तान आपका इंतजार कर रहा है, हिंदुस्तान ही आपके लिए एक डेस्टिनेशन है। तो मैं चाहूँगा कि ब्लूमबर्ग के माध्यम से आप भारत में आइए, मैं भारत में आपके स्वागत के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। Thank you, everyone. तो ग्लोबल बिजनेस फोरम में आप वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने बताया कि आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ प्लानिंग है इंडिया की। और साथ ही आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए काम जारी है, वजीर आजम मोदी ने बोला है। और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म मोदी ने बताया कि किस तरीके से जो मुल्क है वो आगे बढ़ रहा है, और बताया कि आने वाले वक्त में 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको बनाना है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं।